नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के लाखों ग्राम डाक सेवकों यानी जिनको आप जीडीएस के नाम से जानते हैं, उनके लिए खुशखबरी की उम्मीद जगाने वाली खबर जो है सामने आ रही है। क्या है ये मामला? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि भारत जो है 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसके अलावा आज के मनी सेंट्रल में हम लोग अमेरिका में गुड्स रिसेशन की भी बात करेंगे। कितना खतरनाक है अमेरिका में ये गुड रिसेशन, क्या होगा भारत और दुनिया पर असर, इसी बात को आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव। मैम, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। गांव-गांव चिट्ठियां पहुंचाने वाले ग्राम डाक सेवकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीडीपी सांसद अंबिका वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आगाह किया है कि इन कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। क्या तर्क दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले की ओर जो है ध्यान आकर्षित किया गया है। पूरी खबर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल जो है कुछ रिकॉर्ड स्तर पर जो है आगे बढ़ने वाली है। यूबीएस ग्लोबल रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश की रियल जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2028-30 के दौरान औसतन 6.5% सालाना रहने की उम्मीद है। लेकिन यूबीएस भारतीय शेयर बाजार को लेकर सतर्क है। क्यों सतर्क है यूबीएस और अन्य विदेशी ब्रोकरेज हाउस जो है भारत को लेकर क्या सोचते हैं, इसको भी आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे इंश्योरेंस कंपनियों और एनपीएस के इन्वेस्टमेंट पैटर्न में आए बदलाव की। 2025 में इंश्योरेंस कंपनियां और एनपीएस ने भारतीय इक्विटी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा यानी 1 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश किया है। बड़ा सवाल यह है कि बाजार तो हल्का सुस्त है, फिर भी निवेश में जो उछाल क्यों आ रहा है, इसकी भी करेंगे पड़ताल। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। देश के लाखों ग्राम डाक सेवकों यानी जीडीएस के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। गांव-गांव जो है चिट्ठियां पहुंचाने वाले ग्रामीण डाक सेवकों के लिए टीडीपी सांसद अंबिका वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इन ग्रामीण कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें वही वेतन, लाभ और जो सम्मान मिले जो बाकी सरकारी कर्मचारियों को भी मिलता है। मैडम, कैसे देख रही हैं इस बड़ी खबर को? और बड़ी ब्रेकिंग खबर है ये। बिल्कुल। सो ये जो अपील हुई है टीडीपी सांसद की तरफ से, वाल्मीकि जी की तरफ से, कि भाई डाक विभाग जो ग्राम डाक सेवक है, जीडीएस जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इनको भी 8th पे कमीशन में शामिल किया जाए। उसके तहत उनकी भी सैलरी और उनके जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो मिले। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये जो मांग है बहुत लंबे समय से चली आ रही है और उसमें जो फायदा होगा, यानी कितने ग्राम डाक सेवक हैं, 2,75,000, 2.25 लाख लोगों को फायदा मिल सकता है। बहुत बड़ी संख्या है। और अगर विशाल हम बात करें, आपके भी तार जो है गांव से जुड़े हैं, मेरे भी तार गांव से जुड़े हैं, ये इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारे गांव जहां पे सड़क नहीं पहुंचती है, वहां पर ये जाकर के काम करते हैं, लोगों तक चिट्ठी जानकारी पहुंचाते हैं। तो एक हमारे जो पूरे ग्रामीण भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है और इनके लिए मांग की जा रही है कि इन्हें भी 8th पे कमीशन के जरिए उसके दायरे में लाया जाए। और इनकी सैलरी, अभी क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो अब एक ठोस नियम बना करके इनको लाया जाए। और ये मांग जो है ये बहुत समय से आ रही है। कुछ और भी इसी तरह के जो हमारे सिस्टम में लोग जो काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उनके लिए भी ये इस तरह का प्रपोजल लोग अपील बार बार कर रहे हैं, जिसमें आप जो संविदा पे काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ये मांग उठती रहती है। टेरिटरीज के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, ठीक है, इसके बाद ऑटोनोमस बॉडीज के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, यहाँ पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, जो इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने मांग की है। डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करने वाले लोगों के लिए भी इसकी मांग की गई है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं टीडीपी सांसद की ये अपील प्रधानमंत्री को सीधे कि भाई ये जो 2.25 लाख ग्राम डाक सेवक हैं, इन्हें 8th पे कमीशन के दायरे में लाया जाए। और जैसा कि आप बता रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 1977 की में कहा था कि भाई ग्रामीण डाक सेवक जो है वो राज्य के सिविल पद धारक हैं, स्टेट सिविल पोस्ट होल्डर्स हैं। और इसी का हवाला जो है ये सांसद साहब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया कि जब इन्हें 8th पे कमीशन के जो फायदे हैं उसके दायरे में लाया जाए, क्योंकि असली काम ग्राउंड पे ये लोग कर रहे हैं और इनको इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, तो इनको उसमें लाया जाए। बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी और अब क्योंकि हमने देखा है एक नया जो अब 8th पे कमीशन अब गठित हो चुका है, अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बात हो रही है, अब बात हो रही है कि इन्हें 18 महीने में अपने टीओआर को सबमिट करना है। तो अब फिर से ये मांग उठ रही है
कि डाक सेवक क्यों पीछे छूटे? जी मैडम, आपने कहा कि गांव से जो मेरा सरोकार है, तो मैंने बड़ी बारीकी से जीडीएस वर्कर्स को देखा है। कोविड के टाइम पे मुझे याद है मैडम, जो कोविड का जो दवा था उसको पहुंचाने की जिम्मेवारी इनके हाथों में थी। इसके अलावा जो है आधार कार्ड अगर किसी का बनता है, पैन कार्ड आता है, इसके अलावा अगर आप पोस्टल आरसी कुछ भी अगर आता है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, तो यही पहुंचाते हैं। अब आप पूछिए कि क्या वहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं, एक सरकारी कर्मचारी होता है बमुश्किल से, जिसको सैलरी मिलती है 60,000 70,000, एग्जैक्टली 1 लाख रुपए। और असमानता देखिए, ये 10,000 15,000 पे काम करते हैं ये लोग, और इनकी संख्या ज्यादा है। जिस तरह से आप बता रही हैं अपने संबोधन में कि 2.75 लाख कर्मचारी हैं, जिनके दम पर जो है इंडियन पोस्टल बैंक की बात कही जाती थी। कहा जाता है कि अगर रूरल पेनिट्रेशन करना है तो इनके मार्फत किया जा सकता है, लेकिन सैलरी, मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा कि वहां एक बमुश्किल से एक सरकारी अधिकारी वहां पर होगा जो इस सबको हैंडल करोगा, पर असली में जो काम कर रहे हैं, जो फुटवर्क कर रहे हैं, जो एक्चुअली में इसको पहुंचा रहे हैं, वो कौन है? वो है ये ग्राम डाक सेवक, जीडीएस जिनको कहा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं और अब मांग उठ रही है कि क्यों ना इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए इस तरह से, ताकि इनकी जो सैलरी है वो कुछ एट पार में आए। ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, बरसात हो, तूफान हो, कोविड हो, आपने अभी मेंशन किया कि कोविड के वक्त भी इन्होंने जिस तरह से गांव के पूरे वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को संभाला, तो इसीलिए उनकी तरफ से मांग, और ये लाजमी है। ऐसे ही हम देख रहे हैं और भी एम्प्लॉयज जो जुड़े हुए हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल तौर पर जुड़े रहते हैं, ना कि पेरोल में होते, तो वो भी चाहते हैं कि उनको भी पेरोल का हिस्सा बनाया जाए। अब देखना मुझे याद आ रहा है मैडम एक और पॉइंट, मनरेगा के तहत अगर जो है कुछ जॉब वॉब कार्ड बांटना रहता हो या पैसे देने की भी काम हो, उनकी वो काम भी जो है जीडीएस के वर्कर के द्वारा किया जाता था कि भाई आप ही जो है पोस्टल से आप पैसा निकाल लीजिए और इन लोगों को बांट दीजिए। तो भारी भरकम बोझ है इन पर, और सैलरी जो है 1/1/10 अगर कहा जाए 1/10 जो है वो मिलता है। अब इसके पीछे एक और तर्क भी दिया जा रहा है मैडम टीडीपी सांसद के द्वारा कि जो आप जो है हमेशा जो अलग अलग विभागीय जो है समिति बना रहे हैं, उनका गठन कर रहे हैं, उनके थ्रू फिर इनका जो पे स्ट्रक्चर जो है रिवाइज कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि इनको इंक्लूड कर दीजिए। इतना जो है तामझाम करने की क्या जरूरत है? और इसके पहले नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है NCJCM, उन्होंने भी एक पूरी लिस्ट जो दी है, उसमें ये जो डाक सेवक हैं, जो पॉइंट इंक्लूडेड है, ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको पहले ही से उन्होंने भी अपने अपील में कहा था कि इनको भी शामिल किया जाना चाहिए। मैम लगातार आप जितनी बार मैं लाइव करता हूं आपके आदेशानुसार, जो 8वें वेतन आयोग पर करना हो या ओल्ड पेंशन स्कीम पर, अगर उसके आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा मैडम, मेरे चेहरे पे आपको बहुत खीस दिख रही होगी। आदेश नहीं है विशाल, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों तक सही जानकारी, सही बात, सही समय पर कमेंट सेक्शन में बार आई रहती है जीडीएस वर्कर का क्या होगा। विशाल जी आप पूछिए, और ये इसलिए मैंने इस खबर को लीड जो है मनी सेंटर में लेने की कोशिश की कि बहुत बड़ी खबर अगर टीडीपी सांसद के द्वारा अगर ये उठाया जा रहा है, और आप खुद बता रहे हैं आपके लाइव में कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि जीडीएस एम्प्लॉयज को अच्छी खबर मिल सकती है। अब जो है प्रधानमंत्री तक ये अपील पहुंच चुकी है टीडीपी सांसद के जरिए कि भाई ये जो 3.25 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं, इनको भी इस तरह से आप अलग अलग कमीशंस बनाकर, अलग अलग वित्तीय पैनल बनाकर उन्हें जो रेन्यूमरेशन दे रहे हैं, उसकी जगह आप उन्हें क्यों ना पेरोल में 8th पे कमीशन के स्ट्रक्चर के अंडर लेकर के आए। लेकिन इससे एक बात और खड़ी हो जाती है, अभी ही हम बात कर रहे हैं कि जब सरकार को इसे लागू करेगी 1 जनवरी 2024 से, तो एरियर्स जो है उसको इतने 1 जनवरी 2026 से मैडम, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। एरियर्स को लेकर के वहां पर है, उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है मैडम कि आप लाएंगे 10 महीने के बाद, आप 10 महीने के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस और इसके गठन को या जो गजट नोटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही कह रहे हैं। मुझे लग रहा था 18 महीने का वक्त है इनके। नहीं गठन हुआ है मैडम 10 महीने के बाद, जैसे 1 जनवरी। और अब जो कहा गया कि 3 सदस्यीय जो पैनल उन्होंने बैठाया न्यायमूर्ति साहिबा के अध्यक्षता में, अब कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि 18 महीने लगेगा पूरा सिफारिशों को आने में, होगा जनवरी 2026 से। एग्जैक्टली वो भी उसको लेकर विरार है, उसको भी लेकर कहा जा रहा है कि उस गजट में नहीं लिखा हुआ है कि मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। मैं जो कन्वीनर हैं NCJCM के शिवगोपाल मिश्रा साहब, उनसे लगातार मेरी चर्चा हुई, तो इस बात को भी लेकर कहा जा रहा है कि अब कहीं ना 2028 में जाएगा। 18 महीने अगर अभी से आप जोड़ेंगे मैडम तो ये 2028 जाएगा। उस समय कहा जा रहा है कि गुजरात में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, उस समय आप घोषणा करेंगे कि ये सिफारिशें हैं, तब वो इंप्लीमेंट होते होते कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जो है
लोकसभा जो चुनाव 2029 उस समय ना कहीं आप इस मामले को खींच दें। तो ये सब बहुत लेकिन पेच है। मेरा सवाल है कि सरकार पर बात हो रही है, इससे वित्तीय बोझ जो पड़ेगा, अरियर्स जो उनको देने हैं, तो अब अगर हम और लोग, अगर हम जैसे आज बात करें कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एम्प्लॉयज भी अगर उसमें शामिल हो जाएंगे, तो ये भी देखना होगा सरकार को, अपना फाइनेंशियल प्रूडेंस यहाँ पर भी इस्तेमाल करना होगा कि क्या उनकी कैपेसिटी है कि और ऐड हों एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी करीब 1 करोड़ हाँ, मतलब 50 लाख एम्प्लॉयज हैं और हाँ, 69 लाख पेंशनर्स, पेंशनर्स उनको मिला के करीब 1 करोड़ है, और इसमें हम बात कर रहे हैं एडिशन की 2.25 लाख और अगर ग्रामीण डाक सेवक जाते हैं तो वो क्यों छूट जाएंगे, जो जेसीएम जिनके बारे एक लंबी लिस्ट ऑलरेडी प्रपोज इस कर पर चुकी है। प्रियंका मैडम, हम लोगों ने दूसरी जो लाइव की थी, एटक की जो जनरल सेक्रेटरी थी, उन्होंने तो विरोध किया था कि भाई जहां बात आ जाती है सरकारी कर्मचारी को पैसे देने की, आप तुरंत से राग अलापने लग जाते हैं कि राजकोषीय बोझ बढ़ेगा और कॉर्पोरेट्स को अगर आपको छूट देना रहता है तो आप धड़ाधड़ देते जाती हैं। तो एटक की जो जनरल सेक्रेटरी थी, उन्होंने भी इसका बहुत तीखा विरोध किया था। बिल्कुल। तो अब जो है मामला यहाँ पर है कि क्या ग्रामीण डाक सेवक इंक्लूड होते हैं कि नहीं। भाई सांसद साहब ने लेटर लिख दिया है, प्रधानमंत्री से अनुरोध कर दिया है। जेसीएम जो इन एम्प्लॉयज़ के लिए बात रखती है, उनका भी कहना है कि ग्रामीण डाक सेवक्स को इंक्लूड किया जाए, और अगर ये होता है तो एक बड़ा स्टेप होगा कहीं ना कहीं। विशाल, चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ सालों में रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। यूबीएस की नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में जो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जीडीपी 2028 से 2030 के बीच औसतन 6.5% की दर से बढ़ेगी, जिससे भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता बाजार, यानी जो कंजम्पशन का जो लेकर हम लोग माहौल बनाते रहते हैं, कंजम्पशन का जो बाजार है वो बन जाएगा। मैडम, अपना देश तो है लगता है इतिहास रचने में बस 3 साल दूर है। अभी कम से कम ये जो स्विस ब्रोकरेज कंपनी है यूबीएस, उसको तो यही भरोसा लग रहा है कि भाई भारत बहुत तेजी से बढ़ेगा। और यही केवल यूबीएस ही नहीं, थोड़े दिन पहले हमने वर्ल्ड बैंक को भी देखा था, उसको भी भारत की जीडीपी पे बहुत भरोसा है। हमें ये समझना होगा ये भरोसा आ कहाँ से रहा है, इस भरोसे के पीछे क्या वजह है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है जीएसटी का जो रेट रैशनलाइजेशन हमने होते हुए देखा। उसके बाद हमने कंजम्पशन में एक बूस्ट को आते हुए देखा। देखिए फेस्टिवल सीजन था तो लोगों में जोश भी होता है तब खरीदारी करने का। अब ये सस्टेन्ड रहता है कि नहीं, और इसके सस्टेनेंस में लोगों की नौकरियां, लोगों के हाथ में आने वाले पैसे। आप चाहते हैं कि लोग खर्च करें, पर लोग तब खर्च करेंगे जब उनके हाथ में पैसे होंगे। तो एआई को लेकर के जिस तरह का माहौल हो रहा है, और अभी हम जिस तरह देख रहे हैं कि नौकरियों को लेकर के कहीं ना कहीं एक चिंता है, यूएस टैरिफ को लेकर के अगर वो लग रहा है तो एक्सपोर्टर्स जो कि बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां देते हैं, वहां पर अगर गाज गिरती है, नौकरियां कम होती है, तो कौन जाके खर्च करेगा। यूबीएस हो या वर्ल्ड बैंक हो, इन सबको लग रहा है कि जीएसटी जैसे स्टेप ने खपत को बढ़ा दिया है, और जीएसटी कट का एक हम अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे कंजम्पशन में, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे ग्रोथ में। ये कंपनियों की अर्निंग्स जो है, यानी इनकी कमाई, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो कम होती रही है, वहां पर हम असर देखेंगे। और इसीलिए यूबीएस को ये भरोसा है कि भारत यूएस और चीन के बाद सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी होगी कंजम्पशन के दम पर, जीएसटी के दम पर। कंजम्पशन इज द की हियर विशाल, कि कंजम्पशन बढ़ रहा है। देख ही लिया मैडम, जिस तरह से जीएसटी बचत महोत्सव देखा गया, आज भी मैंने सुबह में एक कहानी देखी है, उसमें कहा गया कि हर सेकंड में एक गाड़ी और हर सेकंड में 3 जो है मोटरसाइकिल की बिक्री हुई। जिस तरह से जो जीएसटी रेट कट किया गया और कहा गया कि इससे बूस्ट होगा, और आपसे भी जो बजट में चर्चा होती रहती थी, आपने भी कहा कि बहुत बड़ा ऐलान किया गया था 12,75,000 तक की अगर कमाई पर टैक्स जीरो, हाँ टैक्स अगर आपको छूट मिल रहा है। तो 2 फायदे मिले हैं, एक डायरेक्ट टैक्स का बजट में हमने देखा, और दूसरा ये जीएसटी का बहुत बड़ा रेट रैशनलाइजेशन जो होते हुए हमने देखा है। आप देखिए कितने सारे स्लैब्स हुआ करते थे, और अब केवल 2 स्लैब्स पर बात हो रही है। ठीक है, 2 स्लैब्स ही अब लागू हो रहे हैं। और अगर हम देखेंगे कंजम्पशन, तो भारत में जो घरेलू खपत है ना, वो चीन और यूएस जिससे कंपेयर किया जा रहा है, या फिर जर्मनी जैसे देश है, कहीं ज्यादा अधिक है। हमारी जनसंख्या देखिए, और उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी खपत कितनी ज्यादा है। 2024 में घरेलू खपत जो है वो 7.9% रही थी, 2.4 लाख करोड़ डॉलर की रही थी। और ये खपत है, यही इन सबको, चाहे यूबीएस हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इनको भरोसा दे रही है कि भारत में वो बात है कि वो यूएस और चीन को टक्कर देगा और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर खपत है, यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई है। और अब जीएसटी जैसे कट के बाद लोगों को अब जो एक चीज रोक रही थी कि भाई
महंगाई जी। है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि भाई आपके लिए अब सामान भी सस्ता कर दिया, आप आइए बाहर और खरीदिए। तो जब आप जाके बाहर सामान खरीदते हैं तो आप चाहे जो भी सामान खरीद रहे हो, चाहे फ्रिज खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, आपने कार का मेंशन किया, जी। उसे बना कौन फाटा रहा की है? रिपोर्ट आई थी हाँ, मैडम। उसमें कौन बना रहा है? बड़ी बड़ी इकाइयां बना जी। रही हैं। कौन बना रहे हैं? वो लोग जिनके पास नौकरियां हैं वो बना करके से, तो एक सर्कल है ना कि लोग बना रहे हैं, उसका खपत हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़े स्केल में, वो बिक रहा है, वो खैर, तो ये जो सर्कल है ना, यही लग रहा है कि ये इंडिया को तेज भगा सकता है। लेकिन सर मैडम, एक भारतीय शेयर बाजार पर यूबीएस की जो एक रिपोर्ट है वो थोड़ी सी चेतावनी भरी है। उसको मैं आपसे समझना चाहूँगा कि उन्होंने जो है अंडरवेट जो है रुख अपनाया है। इस पर क्या आप कहना चाहती हैं? वैल्यूएशन को लेकर के सभी चिंतित हैं कि भारत में क्या जो कंपनियों जहां पर नजर आ रही हैं, क्या वो एक्चुअली डिजर्विंग वैल्यूएशन है या इन्फ्लेटेड बढ़ा हुआ वैल्यूएशन नजर आ रहा प्रियंका है। मैडम, आपने अभी हाल फिलहाल में नीलेश शाह साहब से भी आपने उनकी इंटरव्यू भी किया यही था, चिंता है। क्या बातें आई? बताएं। उन्होंने भी यही कहा, वैल्यूएशन को लेकर के चिंता है कि जब तक हम अपने ट्रू वैल्यूएशन पर नहीं जाएंगे ना, तब तक ये एफआईआईज भी जो है ना, जो नहीं आ रहे हैं और नहीं पैसा आ रहे हैं, खींच रहे हैं। अब वैल्यूएशन का अगर हम छोटा सा एग्जांपल दें, आईपीओस को ही देख लीजिए, उनकी वैल्यूएशन देख लीजिए, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उससे कोई नाता ही नहीं है, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, और फिर उनके लिस्टिंग वाले दिन उनकी सच्चाई भी सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये जो ओवरप्राइस्ड वैल्यूएशन है, ये एक समस्या है जिससे भारत अभी जूझ रहा है, और यही बात यूबीएस को पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो अंडरवेट की रेटिंग दे रहा है भारतीय बाजारों को, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ अभी भी जो रियल ट्रू वैल्यू है वो नहीं निकल करके ओवर वैल्यू सामने आ रही है, और ये एक बड़ी चिंता है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की, एफआईआईज भी यहाँ पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, और मार्केट हमें इसलिए बहुत दायरे में भी नजर आता है क्योंकि वो एक जगह जाता है और फिर लगता है कि अब सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं, लेकिन फिर हम वापस देखते हैं कि वापस बाजार एक कोई ऐसा ट्रिगर आता है, उससे फिर वापस बाजार में हम दबाव देखते हैं। तो एक वैल्यूएशन को लेकर चिंता जो है वो यहाँ पर और प्रियंका मैडम, इसमें और चिंताजनक बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमीज़ की जो रफ्तार है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो धीमी रह सकती है। उसके भी आंकड़े आपके पास अभी न्यूज़ रूम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह से जो 2025 में जो वैश्विक ग्रोथ है वो क्रमशः आपको बताइए कितनी कम होते जा रही है। वैश्विक ग्रोथ की जब हम बात करें तो देखिए वो कहाँ 2023 में रहेगी 3.2%, ठीक है, 2026 में रहेगी 3.1% और 2028 में रहेगी 3.3%, और इसके सामने इंडिया का जो प्रोजेक्शन निकल कर आ रहा है वो आ रहा है वर्ल्ड बैंक के प्रोडक्शन को अगर मैं के प्रोजेक्शन को दिखाऊं तो FY26 में 6.3%, ठीक है, और अभी पहले उन्होंने 6.3 कहा था और उसके बाद उसे 6.3 से 6.5 पे बढ़ा दिया। फिर भी देखिए 3% हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमीज की ग्रोथ की, और इंडिया की हम ठीक उससे डबल 6.5 कह रहा है वर्ल्ड बैंक, 7 से भी ऊपर का भी हम लोग, और FY27 कह रहा है 6.3, FY27 में 6.3% तक जा सकती है। वर्ल्ड बैंक ने इसे रिवाइज किया है, यूबीएस कह रहा है 6.4 6.5% पे रहेगी, ठीक है, तो यानी भारत की ग्रोथ स्टोरी पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब चलिए मैडम, रुक कर लेते हैं दूसरी विदेशी संस्थाओं के नज़रिए पर भी चर्चा कर लेते हैं। यूबीएस तो सतर्क है, लेकिन जबकि गोल्डमैन सैक्स ने भारत को जो है ओवरवेट रेटिंग दी है, और निफ्टी का जिस तरह से जो लक्ष्य है वो 29,000 का रखा है। मॉर्गन स्टैनली का भी अनुमान है कि सेंसेक्स जो है 1 लाख जो है वो जून 2026 तक टच कर सकता है। हमने और तीसरी जो है MSCI इंडिया इंडेक्स की बात की जाए, उसने 2025 में अब तक 3.9% की बढ़त दी है, जबकि अन्य बाजार जो हैं इनसे पीछे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए मैडम कि भारत जो है अच्छी टेरिटरी में है, अच्छी ट्रैक्टरी में है और आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। वैल्यूएशन को लेकिन चिंता बरकरार है। हमारे भी जो एक्सपर्ट्स हैं या इन्वेस्टमेंट के दिग्गज लोग हैं, नीलेश शाह जैसे, ये भी वैल्यूएशन की बात कई बार कर चुके हैं। तो वैल्यूएशन जो एक ट्रू वैल्यू है उसको डिस्कवर करने में अभी लग रहा है वक्त लगेगा, और इसमें कंपनियों की कमाई और प्रॉफिटेबिलिटी को सुधारना बहुत ज़रूरी है, और ये होप है कि जीएसटी में हुए बदलाव ये कर सकता है कि शायद कंपनियों को प्रॉफिटेबिलिटी ले आए, और जो आने वाले जो अर्निंग सीजन देखेंगे वहाँ हम इनको कंपनियों का बेटर परफॉर्मेंस देखेंगे। चलिए प्रियंका मैडम आगे बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजारों में इस साल घरेलू निवेशकों की जो है दिलचस्पी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर इंश्योरेंस कंपनियों और नेशनल पेंशन सिस्टम की ओर से 2025 में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसको अब तक का जो है सबसे बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट जो है माना जा रहा है। अब आंकड़ों से इन्हीं बात को और आसान भाषा में डिकोड करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस साल की शुरुआत से अब तक इंश्योरेंस कंपनियों ने 56,821 करोड़ और एनपीएस ने 51,308 करोड़ रुपए भारतीय इक्विटी में लगाए, यानी कुल मिलाकर जो निवेश की जो राशि
है वो 1 लाख के पार चली गई है। टू बी वेरी प्रिसाइज 1,08,000 करोड़ से अधिक पहुंच गई। मैडम असल में ये आंकड़ा जो है पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक है। 2024 में इंश्योरेंस कंपनियों ने सिर्फ 23,062 करोड़ लगाए थे और एनपीएस ने मात्र 13,328 करोड़ लगाया। इसका मतलब क्या है मैडम? दोनों संस्थाओं ने पिछले साल के मुकाबले में तो लगता है 4 गुना से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो क्या इतना रुझान क्यों बढ़ा हुआ है इक्विटी को लेकर? साफ तौर पर सभी को चाहिए रिटर्न, और एनपीएस में उसका जो पूरा प्रोडक्ट का जो कंस्ट्रक्ट है वो ऐसा है कि वो उसमें वो इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और बाजारों से बेहतर रिटर्न कमा करके दे सकते हैं। और इसीलिए एनपीएस भी अपना पैसा जो है वो इक्विटी में लगा रहा है, पेंशन फंड्स भी लगा रहे हैं ताकि वो अपने इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न जनरेट करके दे सके। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 1 अक्टूबर 2025 से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो है वो पूरी तरह से 100% इक्विटी वाले एनपीएस में निवेश कर पाएंगे। अभी तक एक कैपिंग होती थी 75%, फिर उम्र के हिसाब से वो और कम होती जाती थी। ज़्यादा उम्र है तो फिर वो 75 से 60%, फिर और है तो 50%, ऐसे होता था। लेकिन अब एनपीएस को ये परमिशन मिल गई है कि वो 100% इक्विटी वाली स्कीम्स लेकर आ सकते हैं और उसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए रिटर्न तो जनरेट करना है, अगर रिटर्न जनरेट करेंगे तभी तो उनका भी बेस बढ़ेगा, और रिटर्न जनरेट करने के लिए इक्विटी से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। एक और बात, अब आपका ये सवाल हो सकता है विशाल कि रिटर्न अगर जनरेट करना है तो ये 1 साल तो हमारे मार्केट्स के लिए बहुत खराब रहा, लगाट रहा है। जो सितंबर से हमने जो फॉल देखा और उसके बाद भी बाजार दायरे में रहा, अभी भी दायरे में है। नहीं, उसके पीछे कई कारण भी रहे मैडम, जैसे जिस तरह से जो टैरिफ वॉर देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखिए, इंडिया पाक के बीच मतलब आग में घी का काम होता रहा, कुछ ना कुछ हालात सुधरे तो कुछ और, तो कुछ और, तो कुछ और, तो बाजार को ये दिक्कतें रही हैं। फिर ये क्यों लगा रहे हैं इक्विटी में, फिर रिटर्न कैसे, जब मैं कह रहा हूं कि रिटर्न, तो यही तो टाइम होता है ना निवेश करने का। क्योंकि सिंपल, आप अभी निवेश करेंगे, आप जो है ज़्यादा सस्ते में खरीदारी कर रहे होंगे और आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं। तो एनपीएस को मैनेज करने वाले बड़े बड़े फंड मैनेजर्स इस बात को समझते हैं, अभी सस्ते में खरीदारी करो, लंबे समय तक बने रहो। और अभी थोड़े देर पहले हम यूबीएस की बात कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक की, जिनको भारत की ग्रोथ स्टोरी पे इतना भरोसा है। तो अगर मैं और आप बैठ करके हम यूबीएस और वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, जो भारत को मान रहा है कि एकदम ब्राइट स्पॉट में नजर आ रहा है, तो ये फंड मैनेजर्स हैं, ये तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, तो इनको भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इन पेंशन फंड्स को या एनपीएस को मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर्स हैं। तो वो भी अभी पैसा लगा रहे हैं, सस्ते में पैसा लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म का पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स का। क्योंकि देखिए आप, और अगर हम बात करें डेट की बात करें या किसी भी और तरह के इन्वेस्टमेंट की भारत में बात करें, तो आपको कहाँ इस तरह का रिटर्न मिल सकता है? हमारी बैंक एफडीज में अभी कितना रिटर्न मिल रहा है, डेट मार्केट में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है? बमुश्किल 6-7 से ज्यादा कहीं रिटर्न नहीं मिल रहा है। एफडीज का भी यही हाल है मैडम। हाँ, तो ऐसे में अगर आपके पास इक्विटी का ऑप्शन है जो आपको इससे तो ज्यादा लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकता है, तो ये बात एनपीएस के फंड मैनेजर्स को भी समझ में आ रही है, पेंशन के फंड मैनेजर्स को समझ में आ रही है। और देखिए आईपीओ में भी पेंशन फंड्स ने कितना पैसा लगा दिया। एग्जैक्टली मैडम, एक पॉइंट आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगा, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एयूएम बढ़ने के कारण से भी कहा जा रहा है कि इक्विटी में निवेश बढ़ा है। एयूएम जिस तरह से कल एम्फी का डेटा भी आया मैडम, 80 लाख के लेवल को हम लोग क्रॉस करते हुए देख रहे हैं। और जिस तरह से जियो ब्लैक रॉक को लेकर भी मैं आपसे कई बार चर्चाएं करता रहता हूं, तो आप कह रही थी कि 1 लाख करोड़ के भी आंकड़े को ये पार कर जाएगा आफ्टर द एंट्री ऑफ द जियो ब्लैक रॉक। तो एयूएम बढ़ने का कारण को आप थोड़ा अगर विस्तार से समझा पाए। देखिए एम्फी का आंकड़ा बता रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा स्लो अपटेक रहा है अक्टूबर के महीने में, लेकिन हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं जिसमें कि इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होता है, उन फंड्स में लोगों ने अपना निवेश बढ़ाया है, डेट फंड्स में लोगों ने अपना निवेश बढ़ाया है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एयूएम जो है वो बढ़ रहा है। भले इक्विटी फंड में हमने इनफ्लो को स्लो होते हुए देखा, हमने सिप के इनफ्लो को वहीं पर देखा है, प्लस इस बार म्यूचुअल फंड फोलियोज जो है अक्टूबर के महीने में अब कितने होंगे आपको पता है? रिकॉर्ड 25 करोड़ 60 लाख। इट इज अ रिकॉर्ड। जब से मैंने कवरेज शुरू की है म्यूचुअल फंड की, और अब जब मैं देखती हूँ, काम हम बात करते थे 3 करोड़ और 2 करोड़ की, और अब देखिए 25 करोड़ 60 लाख म्यूचुअल फंड फोलियोज है हमारे देश में, एंड इट इज कमेंडेबल। तो कहीं ना कहीं सबको इक्विटी की पावर समझ में आ रही है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन जो एक म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर है उसको पता है कि यही टाइम है, पैसा लगाओ,
सस्ता है अभी, और इसके बाद प्राइजेस आगे जाएंगी लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपको लंबे समय के लिए जो है निवेश करना होगा। और यही वजह है कि हम एनपीएस को अभी देख रहे हैं कि इक्विटी की, अब वो इक्विटी की 100% इक्विटी में निवेश करना अलाउ कर रहे हैं, जो उसके पहले नहीं था अपने स्कीम्स के जरिए। तो ये सब बता रहा है कि इक्विटी पर भरोसा है, अभी इक्विटी लगाड है, और यही टाइम होता है जब इक्विटी मार्केट जो है जब नीचे रहते हैं तब निवेश करने का, और यही होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन मैम एक चिंताजनक बात मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो एफआईआईस की जो बिकवाली हो रही है उससे क्या निवेशकों में जो है जो घबराहट आ जाती है, जिस तरह से पिछले बार भी हम लोग आपसे मनी सेंट्रल में डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से मार्केट आउट परफॉर्म करना शुरू किए, जब बाजार में गिरावट आई तो एसआईपी की जो नेगेटिव रिटर्न्स आने लगे थे उस समय खलबली मच गई, लोगों को लगा कि भाई, लेकिन तभी एसआईपी रोके नहीं लोगों ने। ये एक अच्छी बात रही है कि लोगों ने निवेश जारी रखा, क्योंकि आप पूरे साल में अगर सिप से जो इन्फ्लो देखेंगे वो 25,000 या 25,000 करोड़ के ऊपर का ही मंथली इन्फ्लो बना रहा है, ठीक है। तो वहां पे देखिए अब इन्वेस्टर भी मैच्योर हो रहा है, लेकिन हाँ एफआईआईस की जो आप चिंता कह रहे हैं ना ये एक चिंता है। और इससे पहले जब भी मैं बात करती थी कंपनीज के सीईओ से या इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स से, तो वो इसको ना ऐसे कहते थे अरे कोई बात नहीं, हमारे डीआईआईज हैं, सब संभाल रहे हैं। लेकिन अब ये चिंता जो है ये लग रहा है कब आएंगे वापस, और इसमें फिर वही गेम हो जाता है कि जब तक हमारी कंपनियों की जो वैल्यूएशन है वो अपने ट्रू लेवल पर नहीं आएंगी, जब तक हमारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, जब तक कोई पैसा क्यों लगाएगा बाहर वाला, जब उसको वहाँ पर वैल्यू सही लेवल पर दिखेगा ना, वो महंगे पे क्यों लगाएगा जब वो अपने देश में कई परसेंट कम में और बेटर तरीके से निवेश कर सकता है। तो एफआईआईस को वापस लाना एक चुनौती तो अब बन रहा है, और वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स पर असर डाल रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर आने वाली, ट्रंप जी ने फिर से कुछ इंडिकेशंस दे दी हैं कि वो भारतीयों को खुश करने वाले हैं। तो क्या पता, दैट इज ऑल्सो समथिंग, बहुत बड़ा ट्रिगर है यूएस टैरिफ को लेके क्लैरिटी। जब तक वो नहीं आएगी ना तब तक कुछ नहीं होने वाला, मुझे अब ऐसा लगने लगा है। जीएसटी में हमने कर तो लिया, हमने अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ा दी, हमने एक बड़ा रिफॉर्म किया है, ठीक है। पहले डायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म और अब ये इनडायरेक्ट टैक्स पे हमने इतना बड़ा रिफॉर्म किया। और अभी देखिए ना मैडम, प्री बजट जो मीटिंग और कंसल्टेशन जो चल रहे हैं उसमें तो डिमांड उठ रही है कि 50 लाख तक का जो इनकम है उसको भी अब टैक्स फ्री कर दीजिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास पर है जो बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पर भी आपको देखना होगा कि बस मात्र 80 दिन से कम। ये नहीं होने वाला विशाल, आप चाहे जितनी भी वो कर ले, ये नहीं होने वाला। 50 लाख तक की इनकम मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है क्या? कमेंट बॉक्स में लेकर बताएं। विशाल का बड़ा मन है कि 50 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स ना लगे, पर भाई अभी दिया था हमारी वित्त मंत्री ने पिछले साल, मुझे नहीं लगता वो होगा। डिमांड है, बट क्या कहें, ख्वाहिशें तो 1000 हो सकती हैं, पूरी तो वही होंगी जो फाइनेंशियली प्रूडेंट होंगी। जी चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, वहाँ गुड्स की जो मांग है यानी जो डिमांड अचानक गिर गई, कंटेनर इंपोर्ट्स में तेज गिरावट आ गई, हालात ऐसे हो गए हैं कि रिटेल ऑर्डर्स रुक गए हैं। मैडम क्या अमेरिका में गुड्स का जो रिसेशन है उसकी शुरुआत हो गई है? और सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये गुड्स रिसेशन वाला मामला है क्या? नाम गुड है लेकिन बात उतनी गुड नहीं है विशाल। ये एक तरह से वहां पर हम देख रहे हैं, जो हम बात करें कि भारत में खपत बढ़ रही है, तो अमेरिका में खपत में एक स्लो डाउन आते हुए हम देख रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनफैक्ट मैं ये पढ़ रही थी और मैं आप लोगों के लिए वो निकाल करके भी लाई थी कि ये किसने बोला है। तो जो वहाँ की सबसे बड़ी, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है मसर्क, उनके सीईओ ने कहा है कि ये जो हम स्लो डाउन, जो खपत में जो हम स्लो डाउन देख रहे हैं, ये टेम्पररी नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। तो ये डरावना सा बयान मुझे लगा। देखिए ना, कुछ दिन पहले ही ट्रम्प साहब ये कह रहे थे कि जो लोग कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला, नहीं हमें कुछ नहीं होने वाला है, हम बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं, सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत होते हुए जा रहे हैं। और इससे जो लोग जो हमारे टैरिफ को लेकर जो अपशब्द कहा करते थे वो लोग खुद मूर्ख हैं। इसके अलावा उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि हम लोग अमीरों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को $2,000, यानी इसको रुपए को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1,70,000 रुपए जो है वो देने वाले हैं। कह रहे हैं कि इससे जो टैरिफ हमने लगाया इससे बहुत फायदा हुआ और ये फायदा हम आप लोग को ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया है। फेस्टिव सीजन के दौरान जो है डिमांड नहीं है मैडम। अब उनका तो असल फेस्टिवल सीजन क्रिसमस है, थैंक्सगिविंग है, तो वो सीजन आ गया है, नवंबर दिसंबर वाला मौसम जो होता है। लेकिन लोग सामान कम खरीद रहे हैं, कंपनियां इससे सामान कम मंगवा रही हैं। जो शिपिंग बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं वो बता रहे हैं कि अब जो है कंटेनर्स की तादाद कम हो रही है, तो लोग अपने खर्चों को अब संभल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अब क्या होगा आगे। और ये एक स्लो डाउन, जो हम बात कर रहे हैं कि भारत में कंजम्पशन बढ़ा है, लेकिन इसके विपरीत अमेरिका में तो कंजम्पशन
धीमा हो रहा है विशाल। तो मैम इससे क्या खतरे हैं ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या इसका असर जो है अमेरिका पर ही पड़ेगा या फिर जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर भी असर पड़ सकता है? अगर अमेरिका कम खरीदेगा तो अमेरिका को सामान पहुंचाने वाले जिसमें कि हम भी हैं, भारत, चीन, वियतनाम, यहाँ से जो सामान जाता है इनकी फैक्ट्रियों से बन करके, वहाँ पर भी तो दबाव आएगा। तो अमेरिका जो है वो यूज़र है और हम सप्लायर हैं। अगर अमेरिका कम यूज़ करेगा तो हम कम सप्लाई करेंगे, यानी हमें कम बनाना पड़ेगा। फिर क्या हमको अपनी फैक्ट्रीज में फिर प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो इसका एक स्पाइरल असर हम देख सकते हैं। अमेरिका की खपत कम होना, इसमें अगर हमको लगे कि चलिए देखिए हमारे साथ ऐसा क्या उनकी खपत कम हो गई, ये नहीं है। उनकी खपत कम होना जो है एक स्पाइरल जो है असर डाल सकती है दूसरी इकोनॉमीज़ पर, दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ पर। अमेरिका बहुत समय से चाइना +1 स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था और ऐसे में इसका फ़ायदा किसका होता? हमारे जैसे देशों को होता। और अगर वहाँ पर खपत धीमी हो जाती है तो फिर इसका नुकसान हमें ही होगा। विशाल जी, तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।